गाइस, वेलकम टू अवर चैनल आरके मेकर्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रेसिडेंट की इलेक्शंस कैसे होते हैं, कौन कौन सी क्राइटेरिया इन्वॉल्व है इसमें और कौन कौन सी उनके पास पावर्स हैं जिनको वो यूज़ करते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आते हैं आर्टिकल 52 से लेकर 78 आर्टिकल पार्ट 5 में, और ये जो होते हैं ये यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, अटॉर्नी जनरल है इंडिया के, वो सभी इसमें एज ए यूनियन एग्जीक्यूटिव माने जाते हैं। और जो प्रेसिडेंट है उनको हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और ये सिंबल होते हैं हमारे पास सॉलिडिटरी, जैसे म्यूचुअल सपोर्ट है और इंटेग्रिटी और यूनिटी का, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट हैं वो यूनिटी के साथ चलते हैं और जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी ये एडवाइस के साथ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन जो है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, जैसे कि फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं दोनों हाउसेज के, नॉमिनेटेड नहीं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, सिर्फ वही वोट डालते हैं दोनों हाउसेज के। और दूसरा है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स होती हैं वो भी इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट करते हैं इसमें, और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं यूटी के वो दिल्ली और पुडुचेरी के वो इसमें वोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्राइटेरिया है कि कैसे सिलेक्शन होती है, इलेक्टेड मेंबर्स कैसे होते हैं, एमएलएस की वैल्यू का, वोट की वैल्यू कैसे होती है, तो इसका बहुत ही हमें यूनिक क्राइटेरिया यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें एक डायलॉग बॉक्स दिया गया है, उसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है यूपी की, जिसमें नंबर ऑफ जो असेंबली सीट्स हैं वो हैं 403, और जो पॉपुलेशन है यूपी की वो एज पर 1971 सेंसस के वो है 83,08,49,775। वैल्यू ऑफ वोट को निकालने के लिए एमएलए की उसको पॉपुलेशन को नंबर ऑफ असेंबली सीट्स हैं उनके साथ डिवाइड कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हमारी वैल्यू आई है 208। तो जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स होंगी सभी स्टेट्स के एमएलएस की, तो वो होंगी हमारे पास जो नंबर ऑफ सीट्स जो है वो असेंबली की 403 मल्टीप्लाई बाय 208, जो हमारे पास ईच एमएलए की वोट आई थी, कि ये जो है ये टोटल वैल्यू है वोट्स की सभी एमएलएस की उस स्टेट्स के। नेक्स्ट हमारे पास है कि एमपी की जो वैल्यू ऑफ वोट्स हैं वो कैसी है, उसमें हम एग्जांपल लेते हैं। उसमें भी हमने यूपी की एग्जांपल ली है। जैसे टोटल वैल्यू ऑफ वोटर्स जो है उनकी है 5,49,408, और जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में जो इलेक्ट करेंगे दोनों हाउसेज के, जैसे 543 प्लस 233, 543 जो है ये हमारे पास है लोकसभा के, और 233 जो है वो हमारे पास राज्यसभा के। 776 आंसर है। और जो वैल्यू ऑफ वोट है एमपी की वो आती है, जैसे जो टोटल वैल्यू ऑफ वोटर्स हैं उसको डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स के साथ, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 708। और जो टोटल वैल्यू होगी वोटर्स की वो एमपीज की वो होगी हम 776, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी आई थी, तो हमारे पास आंसर आएगा 5,49,408। नेक्स्ट हमारे पास है जो क्वालिफिकेशंस, ओथ और कंडीशंस क्या क्या हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें जो है वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, उनकी एटलीस्ट 35 इयर्स एज होनी चाहिए कंप्लीट, और वो इतने क्वालिफाइड होने चाहिए कि वो मेंबर ऑफ लोकसभा के इलेक्शंस भी लड़ सकें। फोर्थ हमारे पास पॉइंट है ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो कोई भी प्रॉफिटेबल ऑफिस जो है वो होल्ड ना कर सकें। इसका ये मतलब है कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि कोई भी ऐसा काम जिसको वो फाइनेंशियली गेनिंग कर सकते हैं, एडवांटेज होती है उनके पास, सैलरी बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो नहीं रख सकते। उसके बाद हमारे पास ये चार्ट दिया गया है जिसमें हमें बताया गया है कि कौन कौन सा इलेक्शन ईयर में कौन कौन से नंबर ऑफ वोटर्स जिन्होंने वोट किया था, जिसमें कैंडिडेट्स के नाम है। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और हमारे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इसमें ही हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो अनअपोज्ड थे, जिनके सामने कोई भी ओपोनेंट नहीं था, वो थे एन संजीवा रेड्डी। और
जो फर्स्ट फीमेल थी वो थी श्री प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल। अब हमारे पास जो है हमारे जो करंटली प्रेसिडेंट है वो हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट हमारे पास ओथ और अफर्मेशन जो है वो प्रेसिडेंट्स की वो कैसी है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ओथ लेते हैं कि फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे कि सभी ऑफिसेज को, और वो प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ को, और वो अपने आप को इस सर्विस के लिए और लोगों के लिए अपने आप को डिवोट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये नीचे पैराग्राफ है जिसमें कि हमें बताया गया है कि जो एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। इसका क्या मतलब है? जैसे 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स, इसका मतलब ये है कि जो 50 इलेक्टर्स होंगे अगर वो प्रपोज करेंगे किसी भी कैंडिडेट का नाम तो उनको हम कहेंगे प्रपोजर्स, और जो 50 इलेक्टर्स एज जो सेकेंडर्स होंगे, सेकेंडर्स का मतलब है कि जो प्रपोजर्स ने नाम प्रपोज किया है उसको सपोर्ट के लिए खड़े होना उसके साथ। तो इसमें ये रिक्वायरमेंट है, और इसकी जो फीस है वो है 15,000 जो कि हमें आरबीआई में सबमिट करनी होती है सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसके बाद ये जो ओथ है ये ओथ लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय डिफॉल्ट नहीं वहाँ पर अवेलेबल हैं तो सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे तो उनके सामने ओथ जो है वो ली जाएगी। उसके बाद ये जो कंडीशंस हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए कि जो वो हैं वो किसी भी ऑफिस के किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए पार्लियामेंट। अगर वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर हैं तो जब भी वो अपने प्रेसिडेंशियल ऑफिस में एंटर करेंगे तो वो जो हाउस होगा वो उनका अल्टीमेटली और ऑटोमेटिकली लीव हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि वो उन्होंने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड किया ना हो, जिसका मैंने पहले ही आपको बताया कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जैसे फाइनेंशियल गेन है, एडवांटेज है, उसके पास बेनिफिट सैलरीज हैं वो ना हो। और इसके बाद ये जो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो नहीं रख सकते अंडर सेक्शन 9 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड आर्टिकल 191(1)(a) में ये हमें बताता है कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हम नहीं रख सकते। उसके बाद होता है कि ये जो ऑफिस रेजिडेंस होता है जैसे राष्ट्रपति भवन जो है वो सभी हम जानते हैं दिल्ली में है, उनमें कोई भी पेमेंट नहीं करते, ये रेंट की ये बिल्कुल फ्री रहते हैं और इनको सभी अलाउंसेस मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं, एमोलमेंट्स मिलते हैं, इनको कोई भी अदर जो है वो खर्चा नहीं पड़ता। उसके बाद जो सैलरीज है 2008 में जो सैलरीज थी वो थी 50,000 से लेके उन्होंने रेस कर दी थी 1,50,000 पर मंथ पे, और जो पेंशन थी वो 50% जो थी वो उनके पर मंथ मिलेगी जब भी पेंशन जो उनको लगेगी। उसके बाद जो टर्म है इम्पीचमेंट और वैकेंसी है। टर्म इसके पास जो टर्म होती है वो हमारे पास होती है 5 ईयर्स। जब भी वो ऑफिस में एंटर करते हैं तो टर्म 5 ईयर्स की उनको मिलती है। उसके बाद इम्पीचमेंट जो होती है वो इम्पीचमेंट कोई भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट। और जो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट है उसका भी एक क्राइटेरिया है कि जैसे कोई भी अगर उनको वायलेशन ऑफ जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमने देखा पीछे कि वो उनको चूज किया गया है कि वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करेंगे, सिक्योर करके रखेंगे और अपने आप को डिवोट करेंगे। अगर इन द केस अगर उनको वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के चार्ज में अगर उन पर कोई एक्ट लगता है तो इम्पीचमेंट उनकी हो सकती है। इम्पीचमेंट करने के लिए भी बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं। जैसे इम्पीचमेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चार्ज है वो साइन करते हैं 1/4 मेंबर हाउस के, जिन्होंने चार्ज जो है वो लगाया है। उसके बाद 14 दिनों का जो है 14 डेज का नोटिस जो है वो देते हैं प्रेसिडेंट को। इम्पीचमेंट जो रेजोल्यूशन जब पास हो जाती है, इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास होने के बाद मेजॉरिटी होती है जो 2/3 की जो टोटल मेंबरशिप होती है हाउस की, उसमें से जो 2/3 मेजॉरिटी होती है अगर वो भी पास कर देती हैं तो उसके बाद जो है वो इम्पीचमेंट हो जाएगी। लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है कि इम्पीचमेंट हुई है किसी प्रेसिडेंट की।
तो यहाँ पर आगे है कि जैसे वैकेंसी प्रेसिडेंट ऑफिस की कैसे हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट्स हमारे पास 5 पॉइंट्स है, जिसमें कि अगर डेथ हो, अगर रेजिग्नेशन हो, अगर रिमूवल हो इम्पीचमेंट के साथ, या उनकी टर्म जो है वो एक्सपायर हो जाए, तो इसलिए उनकी वैकेंसी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफिस की हो सकती है। उसके बाद ये जो पावर्स हैं और फंक्शंस हैं प्रेसिडेंट के, पावर्स और फंक्शन में बहुत सारी पावर्स हैं, क्योंकि इनको यूनियन एग्जीक्यूटिव जो हेड माना जाता है और ये सारे स्टेट्स के हेड होते हैं, तो इनके पास पावर्स बहुत सारी होती हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव पावर में बहुत सारी पावर्स हैं इनके पास। जैसे ये अपॉइंट कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को इलेक्ट कर ये अपॉइंट कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं, मेंबर ऑफ यूपीएससी को अपॉइंट कर सकते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट को अपॉइंट कर सकते हैं, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसे इनके पास अथॉरिटीज़ हैं। जैसे ये इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है, सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट रिलेशन को डिपिक्ट करने के लिए जो काउंसिल होती है वो अपॉइंट कर सकते हैं। ये एससीज और एसटी अदर बैकवर्ड के लिए इन्वेस्टिगेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसे ही हमारे पास हैं, आप यहाँ पर इजीली रीड कर सकते हैं। उसके बाद इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स भी बहुत सारी है इनके पास। जैसे कि ये प्रेसिडेंट है, वो जॉइंट सिटिंग मीटिंग होती है जो दोनों हाउसेस की, वो यहाँ पर बुला सकते हैं ये, और ये मैसेज सेंड कर सकते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स को बिल के रिगार्डिंग को। अगर कोई भी बिल पेंडिंग है तो उनको ये कह सकते हैं। और इनके पास मेजर जो पावर है लेजिस्लेटिव की, वो है कि ये 12 मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा के ये इलेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशल नॉलेज ऑफ प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। ये क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि 12 मेंबर जैसे ये राज्यसभा में करते हैं, ऐसे ही ये 2 मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा में भी अपॉइंट कर सकते हैं, जो कि होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बिहाफ पे। और ये डिसाइड करते हैं क्वेश्चंस जो होते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, और इनकी कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। ये इनके पास पावर्स हैं लेजिस्लेटिव की। और उसके बाद पावर्स आती हैं इनकी फाइनेंशियल पावर्स। जैसे मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होता है अगर पार्लियामेंट, ये सिर्फ वो तभी होगा जब इनको प्रायर जो है वो रिकमेंडेशन दी जाएगी। उसके बाद होता है कि इन कोई भी ग्रांट जो है वो इनकी रिकमेंडेशन के बिना नहीं मिल सकती। इनके बाद जुडिशियल पावर्स जो है वो ये अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। और ये एडवाइस भी ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की। अगर इनको कोई भी एडवाइस चाहिए लॉ के रिगार्डिंग, जुडिशरी के रिगार्डिंग, तो ये कोई भी एडवाइस ले सकते हैं, इनको कोई भी बाउंडेशंस नहीं है। उसके बाद डिप्लोमेटिक पावर्स आती है। डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। जैसे इंडिया का कोई भी एम्बेसडर सपोज यूएस से गया, तो कोई भी जो डॉक्यूमेंटेशन होगी वो हमारे प्रेसिडेंट के नाम से होगी। उसके बाद मिलिट्री पावर्स हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो तीनों ही हमारी जो आर्मीज़ हैं उनमें उनके हेड होते हैं। जैसे इंडियन आर्मी होगी, इंडियन नेवी होगी, इंडियन एयरफोर्स होगी, ये सभी जो है हमारी डिफेंसेस जो हैं वो इनके हेड होते हैं। उसके बाद एमरजेंसी पावर्स होती हैं। जैसे हमने पिछले सेकंड पार्ट में पढ़ा कि एमरजेंसी प्रोविजंस में प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं, तो यहाँ पर भी वही बताया गया है। जैसे एमरजेंसी नेशनल है, उसमें आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग है। प्रेसिडेंट रूल जैसे आर्टिकल 356 और 365 है, जिसमें कि स्टेट से जो है सारी पावर खत्म कर दी जाती है और सारी जो पावर्स है वो प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो कि आता है आर्टिकल 360 के अंडर, जिसमें जो फाइनेंशियल इमरजेंसीज होती हैं, जैसे कोई भी क्राइसिस आ गया, कंसोलिडेशन फंड जो इंडिया का है उसमें अगर फंड्स जो है इतने नहीं हैं कि वो कंट्री रन कर सके, तो वो कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। उसके बाद वीटो पावर्स की बात करें तो इनके पास वीटो पावर्स भी बहुत सारी हैं। इनके पास वैसे 4 वीटो पावर्स हैं, जिसमें सबसे पहले वीटो पावर है वो है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो जो है वो यूज होती है सिर्फ 2 केसों में, जिसमें कि जो पार्लियामेंट होती है, अगर पार्लियामेंट में कोई भी ऐसा मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है
अगर वो बिल प्रेजेंट करता है, जैसे उनको हम प्राइवेट मेंबर्स कहते हैं, अगर वो बिल प्रेजेंट करता है तो उस पर एब्सोल्यूट वीटो लगा सकते हैं। और अगर कैबिनेट रिज़ाइन कर दे, सेकंड जो है, अगर कैबिनेट जो है वो रिज़ाइन कर दे बिल के पास होने के बाद, लेकिन प्रेसिडेंट के अफर्मेशन एसेंट के पहले अगर रिज़ाइन कर दे, तो कोई भी ये एब्सोल्यूट वीटो जो है वो लग सकती है। और ये एब्सोल्यूट वीटो जो थी वो 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पेप्सू जो था एप्रोप्रिएशन बिल उस पे ऊपर लगाया था। उसके बाद बात आती है सस्पेंशन वीटो की। सस्पेंशन वीटो में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो रिटर्न कर सकते हैं बिल, लेकिन वो मनी बिल नहीं होना चाहिए। अगर वो बिल दोबारा पास रिकंस्ट्रक्शन के लिए देते हैं पार्लियामेंट को, अगर वही पार्लियामेंट उतनी ही मेजॉरिटी के साथ अगर उसको बिल को दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं, तो प्रेसिडेंट को वो बिल जो है वो दोबारा पास करना ही पड़ेगा। उसके बाद बात आती है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेना, उसको वापस नहीं करना, लेकिन उसको अपनी पॉकेट में रखना है, उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते और ये जितना मर्जी टाइम जो है वो ले सकते हैं। जैसे ये जो किया था 1986 में प्रेसिडेंट जो थे हमारे जैल सिंह थे, उन्होंने किया था इंडियन पोस्ट ऑफिस पे जो अमेंडमेंट बिल था, लेकिन फर्दर उसके बाद जो राजीव गांधी गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन जो था वो हटा दी थी, उनको फ्रीडम दे दी थी। उसके बाद बात करती है प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेटिव। जैसे प्रेसिडेंट्स होते हैं वो सेंटर के और स्टेट के दोनों में ही अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो यहाँ पर स्टेट और सेंटर और स्टेट के रिलेशन को है वो यहाँ पर बताया गया है। जैसे अगर कोई भी बिल पास करना है स्टेट लेजिस्लेटिव में, तो वो गवर्नर को प्रेजेंट किया जाता है, तो वो आता है आर्टिकल 200 में कॉन्स्टिट्यूशन के। तो उस गवर्नर जो है उनके पास भी 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं। जैसे फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है कि वो अपनी जो रिकमेंडेशन और एसेंट है वो बिल को दे दें, मंजूरी दे दें उसको। सेकंड है कि वो अपना एसेंट जो है वो रोक लें, मतलब अभी उनको ना दें, अपना विदहोल्ड कर लें। उसके बाद जो है थर्ड है कि वो रिटर्न कर सकते हैं बिल, लेकिन शर्त ये है कि वो मनी बिल नहीं होना चाहिए, और वो रिटर्न कर सकते हैं कि ये रिकंसिडरेशन के लिए जाना चाहिए। उसके बाद फोर्थ जो है वो ये प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करते हैं बिल को, जो है वो प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए अपने पास रिजर्व करके रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आर्टिकल 201 में जो आता है कि जो गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रखते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास भी 3 ऑल्टरनेटिव होते हैं। जैसे जो गवर्नर हैं उनके पास अगर कोई बिल आया, अगर उन्होंने प्रेसिडेंट को दिखाना है आगे बिल, तो प्रेसिडेंट के पास भी 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। जैसे पहला ऑल्टरनेटिव है कि अगर गवर्नर ने उनको बिल दिखाया तो वो उसी टाइम उसको जो है वो एसेंट दे देंगे, मंजूरी दे देंगे। लेकिन अगर दूसरा ये पॉइंट है कि वो उस बिल को रख लेंगे, एसेंट नहीं देंगे, विद होल्ड कर लेंगे थोड़े टाइम के लिए। और थर्ड जो है वो जो गवर्नर होंगे उनको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये जो बिल है वो आप रिटर्न कर दीजिए और रिकंसिडरेशन के लिए भेज दीजिए। वो सिर्फ तभी है कि अगर वो ऑर्डिनरी बिल है, अगर मनी बिल हो तो उनको करना ही पड़ेगा, वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद ये हमारे पास जो वीटो पावर्स है प्रेसिडेंट की, उसका यहाँ पर ओवरव्यू दिया गया है। जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव है वो ऑर्डिनरी बिल के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं आप स्टेट को, तो आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। उसके बाद बात आती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स की प्रेसिडेंट की। जैसे हमने देखा था कि जो हमारे रिसेंटली हमने देखा था प्रेसिडेंट जो नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने प्रेसिडेंट के जैसे कि हमारी कंट्री में आप सब लोग को जानते होंगे कि जैसे जो डॉक्टर्स थे, पुलिसमैन थे, उन पर बहुत सारी वायलेशन हो रही थी। जो लोग थे उनको पत्थर मार रहे थे, तो उनको बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रही थी। और जो ओवरनाइट जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने प्रेसिडेंट के पास जाकर ऑर्डिनेंस जो है वो साइन करवाया, क्योंकि जो लोकसभा में जो लोअर जो है हाउस उसमें मेजॉरिटी है जो बीजेपी की है, इसलिए जो उन्होंने ऑर्डिनेंस है वो एक ऐसा पास किया कि अगर कोई भी इंसान, अगर मेडिकल टीम, पुलिसमैन को अगर कोई हमला करता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और उसको जेल में कंटेमिनेट किया जाए।
उसके बाद ये जो हम पावर्स देखते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स की, वो आती है आर्टिकल 123 कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि प्रेसिडेंट को बहुत सारी पावर्स जो है वो प्रोवाइड करी गई है। जैसे हमारे पास पहली पावर है, जैसे कि ऑर्डिनेंस जो है वो दोनों हाउस तभी ऑर्डिनेंस जो है वो हो सकता है जब दोनों हाउस जो है वो सेशन में ना हो, या फिर सिर्फ एक हाउस जो है वो सेशन में हो। सेकंड जो है हमारे पास कि जो कोई भी ऑर्डिनेंस है वो तभी पास होगा जब जो है वो उनको इमीडिएट रिएक्शन जो है वो देना होगा प्रेसिडेंट को। जैसे कि जो ऑर्डिनेंस है वो तभी पास कर सकते हैं जब जो प्रेसिडेंट है वो सेटिस्फाइड है उस चीज़ से। जैसे कि उन्होंने किया था कॉपर केस 1970 में किया था कि सुप्रीम कोर्ट जो थे उन्होंने प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन हेल्ड करी थी और उन्होंने ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर थी उसको अपना यूज़ किया था। उसके बाद ऑर्डिनेंस पावर हमारी आती है थर्ड, जिसमें कि जो ऑर्डिनेंस पावर होती है वो उसमें दो जो है वो पार्ट्स आते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है उसमें, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट जो है वो इसमें की है, ये जो ऑर्डिनेंस होता है वो इशू तभी हो सकता है जब वो पार्लियामेंट में वो सब्जेक्ट हो जिस पे वो लॉ बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक लिया उन्होंने वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस सिर्फ उसी पर पास कर सकते हैं जो सब्जेक्ट जो है वो पार्लियामेंट में है, और जो पार्लियामेंट जिस चीज़ के ऊपर लॉ बना सकता है सिर्फ उसी चीज़ का जो है ऑर्डिनेंस जो है वो पास होगा। उसके बाद बात करते हैं जो प्रेसिडेंट है वो विड्रॉ भी कर सकते हैं ऑर्डिनेंस किसी भी टाइम पर। जो डिस्क्रिशनरी जो पावर्स होती हैं वो नहीं होती ऑर्डिनेंस मेकिंग की, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो वो अपनी जो अपनी जो पावर है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है उसको वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है पार्डनिंग पावर की प्रेसिडेंट की। पार्डनिंग पावर में बहुत पार्डनिंग पावर है, सिर्फ प्रेसिडेंट को एक पावर है कि जो पार्डन कर सकते हैं ज्यूरिस्डिक्शन में भी। जैसे कि हमने देखा था जो निर्भया केस था जो कि फाइल हुआ था 16 दिसंबर 2012 को केस फाइल हुआ था, और 3 मार्च 2020 को वो जो कल्प्रिट थे उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। और जो उनमें से एक कल्प्रिट जो थी उनकी मदर जो थी वो प्रेसिडेंट के पास गई थी कि उनकी जो फांसी है कि वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही पार्डन कर सकते थे, मतलब उनको ये फांसी जो है वो ख़त्म कर सकते थे। लेकिन प्रेसिडेंट ने जो है वो किया नहीं, क्योंकि जो कोर्ट के ऑर्डर से जो ज्यूरिस्डिक्शन थी उन्होंने वो साबित कर दिया था, इसलिए वो उन्होंने नहीं किया। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो पार्डनिंग पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, हम प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। सबसे पहले पार्डन है, इसमें क्या होता है कि जो सेंटेंस ऑफ कोर्ट है और जो कन्विक्शन है, जैसे अगर जो कल्प्रिट जो है अगर कोई भी इंसान जो है वो उसको सभी ही पनिशमेंट ऑल सेंटेंसेस डिस्क्वालिफिकेशन अगर कोई भी चार्ज लगा है तो सभी से पार्डन कर देते हैं, बिल्कुल हटा देते हैं, उसको रिहा कर देते हैं। उसके बाद आता है सेकंड कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन का मतलब है कि जो जैसे किसी भी इंसान को जैसे फांसी की सज़ा दी गई है तो उसकी सज़ा जो है वो कम कर देते हैं, उसको जैसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर देते हैं, जैसे सिंपल उनको जेल हो सकती है, उनकी उम्र कैद हो सकती है, फांसी से नीचे कर दिया उनको, एक जो है वो पावर इनके पास है। थर्ड है इनके पास रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है कि जैसे जो सेंटेंस ऑफ कोर्ट है, जैसे सेंटेंस ऑफ जेल है, जैसे 10 साल की जो जेल है वो उसको ये कर सकते हैं 2 साल कम कर सकते हैं, 5 साल कम कर सकते हैं जो है, तो ऐसे इनके पास पावर्स हैं। उसके बाद हमारे पास पावर है रेस्पाइट। रेस्पाइट जो है ये पावर क्या कहती है कि अगर पर्सन कोई भी फिजिकली चैलेंज है, जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, अगर कोई भी वुमेन जो है अगर उसको सेंटेंस टू जेल होता है और वहाँ पर अगर कोई भी मेडिकल जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ पर भी पार्डन कर सकते हैं। उसके बाद आती है रिप्रीव की। इसका मतलब ये है कि जो कल्प्रिट होता है
उसको पावर्स उसको मिलती हैं, ये वाली पावर्स, जिसमें कि जो पार्डनिंग और कम्यूटेशन जो है वो दोनों ही मिल सकती हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। और ये जो प्रेसिडेंट है इनके पास कोर्ट मार्शल की भी पार्डनिंग पावर्स होती हैं, जैसे कि जो आर्टिकल्स 161 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इनको पावर प्रोवाइड करता है कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्डन कर सकते हैं कोर्ट मार्शल से जो हुए हैं, जिसका कि मतलब ये है कि गवर्नर नहीं कर सकते और जो प्रेसिडेंट है वो कर सकते हैं। और जो प्रेसिडेंट है वो सेंटेंस टू डेथ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फांसी जो है वो ये भी कर सकते हैं चेंज। उसके बाद बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है प्रेसिडेंट की। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है उसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो थी वो ट्रू पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट जो थी वो समड अप की थी। उन्होंने कहा था कि जो कोई भी टाइटल है किसी भी कंट्री का वो डिपिक्ट करता है प्रेसिडेंट की पावर्स का, और जो हेड होते हैं ये इनको कहते हैं चीफ हेड ऑफ एग्जीक्यूशन, क्योंकि जो जितनी भी एग्जीक्यूशंस होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं, वो सभी ही इनके नाम पर होती हैं। जैसे पहले किंग्स थे तो आज के टाइम पे इनको कहते हैं प्रेसिडेंट। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इन्होंने इनको बताया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो ये पावर्स हैं इनके पास, और जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उस बेसिस पे इनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है प्रेसिडेंट की उसके बारे में बताया था। उसके बाद जो आर्टिकल रिलेटेड है, आर्टिकल जैसे 52 से लेकर 72 है, 74 है, 75 है, ऐसे डिफरेंट आर्टिकल्स है जिसमें जैसे यूनियन बजट का है, बिल्स का है, वो बताया गया है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, और हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो जल्दी लेकर आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।